तो हेलो और नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी पेडागोजी के कुछ प्रश्नों को। तो इस वीडियो में आपको मिलेंगे 16 प्रश्न होंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है सिर्फ पेडागोजी से संबंधित हैं। जो ग्रामर पोर्शन से संबंधित होते हैं वो प्रश्न नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी से संबंधित प्रश्न हैं। और ये 16 प्रश्न हैं और इनको हम आज सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ आप भी इनको सॉल्व करते रहिएगा। इससे जो है आपको अपनी तैयारी और अपने स्कोर के बारे में जो है वो भी पता चल जाएगा। और साथ ही साथ है जो आपका स्कोर है वो आप वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में जो है पुट कर सकते हैं कि आपका इन 16 प्रश्नों में से स्कोर कितना रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है। तो भाषा सिखाने से क्या तात्पर्य है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि भाषा का व्याकरण सिखाना। सेकंड कह रहा है उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना। थर्ड कह रहा है भाषा का प्रयोग सिखाना। और चौथा कह रहा है भाषा वैज्ञानिक तथा तथ्य स्पष्ट करना। तो आपके हिसाब से राइट आंसर क्या हो सकता है? तो आप जल्दी कमेंट में बताइए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा तो भाषा के प्रयोग सिखाना। ठीक है, भाषा के प्रयोग सिखाना जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर अगर भाषा आप सिखाते हैं तो उसका तात्पर्य यही होगा कि आप बच्चे को जो है भाषा का प्रयोग कहाँ पर करना है, कहाँ पर नहीं करना है, तो वो चीज़ें आपको सिखानी पड़ेंगी सबसे पहले। फिर बात आती है अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक की भाषा तो कैसी होनी चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है तत्सम प्रधान होनी चाहिए। सेकंड कह रहा है तद्भव प्रधान होनी चाहिए। थर्ड कह रहा है अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। और फोर्थ कह रहा है बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। तो पाठ्य पुस्तक की भाषा जो है वो हमेशा जो है बच्चों के घर व समुदाय की भाषा से जो है मिलती जुलती होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा जो है जानता है हिंदी और उसको किताब की जो भाषा है या पाठ्य पुस्तक की जो भाषा है वो मद्रासी, बंगाली, तेलुगु, चाइनीज़ ये मिल रही हैं। तो ऐसा अगर होगा तो बच्चा बिल्कुल समझ ही नहीं पाएगा। इसलिए हमेशा पाठ्य पुस्तक की भाषा जो है वो होनी चाहिए कि बच्चे के जो घर या समुदाय के आसपास में जो भाषा बोली जाती है उससे मिलती जुलती होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है। जहाँ पर नहीं आ जाए आप वहाँ पर जो है एकदम से सतर्क हो जाइए। तो अब फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि सभी प्रकार नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है सभी प्रकार के बच्चों को आवश्यकताओं का ध्यान रखना। सेकंड कह रहा है सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना। थर्ड कह रहा है विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। और फोर्थ कह रहा है आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना। तो भाषा अगर कक्षा में जो है दृश्य श्रव्य सामग्री के साधनों का उपयोग में जो नहीं होगा, इसका आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कि भाषा कक्षा में श्रव्य दृश्य सामग्रियों का कहीं से भी जो उपयोग जो है वो इससे नहीं होगा कि विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन किया जाए। जबकि अगर भाषा दृश्य सामग्री अगर नहीं इस क्वेश्चन में नहीं होता तो ये तीनों आंसर ऑप्शन जो राइट होते हैं, लेकिन हमसे पूछा गया है नहीं है। तो जो विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना ये जो है कहीं से भी भाषा कक्षा में दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग करने का उद्देश्य नहीं है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है भाषा के व्याकरण का आकलन करना। सेकंड कह रहा है भाषा के मौखिक और लिखित रूपों का प्रयोग करना। थर्ड कह रहा है पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन। और फोर्थ कह रहा है वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन। तो क्या नहीं है? तो क्या उद्देश्य होता है? भाषा में अगर सतत और व्यापक आकलन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम बच्चे के मौखिक और लिखित जो आकलन है उसको भी हम शामिल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सतत और व्यापक आकलन की बात की गई है। तो सतत आकलन में जो है मौखिक आकलन आ जाएगा, व्यापक आकलन में जो है मौखिक और लिखित दोनों प्रकार के आकलन आ जाएंगे, क्योंकि हम विस्तार से जो है उस बच्चे में भाषा की क्षमता हुई है या नहीं है उसका जो है हम आकलन कर रहे हैं, और यही जो है सतत और व्यापक आकलन के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है। क्या तरीका है? तो फर्स्ट है प्रश्नों का उत्तर पूछना। सेकंड है विभिन्न संदर्भों में बातचीत। थर्ड है सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। फोर्थ है पढ़वाना, शब्द पढ़वाना। तो अगर हम किसी बच्चे की मौखिक भाषा का सतत आकलन कर रहे हैं
तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका जो होगा तो वो होगा उस बच्चे से विभिन्न संदर्भों में बातचीत। क्योंकि अगर आप पूछते हैं किसी बच्चे से, प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न या का उत्तर जानना चाहते हैं, तो प्रश्न पूछना और उत्तर जानना ये जो है कहीं ना कहीं बच्चे के ज्ञान को जानने के लिए प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अगर आप बच्चे से विभिन्न संदर्भों में बातचीत कर रहे हैं तो उससे जो है बच्चे की मौखिक भाषा का जो है हम सतत आकलन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। तो प्रश्न में आप समझा रहा है कि बच्चे जो है लिखते समय कुछ वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं, मतलब उनको लिखना है छाता तो उन्होंने लिख दिया खाता, या फिर इस तरह से अशुद्धियां करते हैं, तो आप इसके लिए क्या करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि वे आगे से गलती ना करें। सेकंड कह रहा है उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। थर्ड कह रहा है उनसे शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि आप क्या करेंगे, आप जो है एक तरफ जो है बच्चे ने जो अशुद्धि की है आप पहले उसको लिखेंगे, दूसरी तरफ लिखेंगे शुद्ध रूप। ठीक है, और आप बच्चे से कहेंगे कि आपको अब पता करना है इन दोनों में से क्या चीज़ सही है। तो इस तरह से जो है बच्चे को इन चीज़ों का अवसर प्रदान करेंगे, इससे जो है बच्चा सही सीखेगा भी, उसको पता भी चल जाएगा उसने क्या गलती की है और क्या सही होना चाहिए। तो ये चीज़ जो है हमको करनी होगी। ठीक है, ना कि हम बच्चे को आगे से गलती ना करने के लिए कहें, तो ये तो एकदम ही गलत हो जाएगा। क्योंकि जो NCF 2005 आई थी उसमें ऐसी चीज़ें करने के लिए एकदम मनाही कर रखी है। और ना ही ऐसा हम कर सकते हैं कि उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। और शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे तो ये बच्चे को जो है रटा देगा, लेकिन अशुद्धि क्या है वो चीज़ ये नहीं बता पाएगा। फिर आता है अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है अखबार, सेकंड कह रहा है विज्ञापन, थर्ड कह रहा है साइन बोर्ड और फोर्थ कह रहा है भाषा प्रयोगशाला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन ये जो है काफ़ी इजी था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाषा प्रयोगशाला। तो भाषा प्रयोगशाला जैसी कोई जगह होती ही नहीं है, अगर होती भी होगी तो यहाँ पर जो है बच्चा जो है भाषा का यहाँ पर एक परिवेश जो है नहीं मिलता है। क्योंकि आप अखबार उठाकर देखें तो अखबार में विभिन्न तरह के भाषा, तत्सम, तद्भव, कटाक्ष और क्या कहते हैं, इसमें हर तरह की शैली मिलेगी आपको। विज्ञापन में भी इस तरह की मिलती है, साइन बोर्ड में भी मिलती है, लेकिन भाषा प्रयोगशाला में जो है कहीं से भी हमको भाषा परिवेश के जो कई सारे जो भाषाएं होती हैं वो हमको इसमें दिखने को नहीं मिलती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले, जो भी स्कूल में ड्रामा वगैरह होते हैं तो वो चीज़, फिर भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। तो हमारे स्कूलों में जो है रोल प्ले वगैरह होते हैं प्राथमिक कक्षाओं के लिए, उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए तो वो जानने की हम कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना। सेकंड कह रहा है विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। थर्ड कह रहा है बच्चों को अनुशासित रखना। और फोर्थ कह रहा है बच्चों को अभिनय सिखाना। तो रोल प्ले का जो है उद्देश्य होगा वो हो जाएगा विभिन्न संदर्भों में भाषा के प्रयोग प्रदान करना, प्रयोग के अवसर जो है प्रदान किए जाएँ। क्योंकि बच्चा जब रोल प्ले करेगा तो वो तरह तरह की भाषा बोलेगा, क्योंकि वो तरह तरह के किरदारों को निभाएगा। तो कौन सा किरदार कैसे बोल रहा है तो उसका भी वो जो है प्रयोग करेगा। इस वजह से बच्चे को भाषा प्रयोग के कई सारे अवसर मिलेंगे और यही उद्देश्य होना चाहिए प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले करने का। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। दूसरा कह रहा है भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है। थर्ड है भाषा और बोली में कभी भी कोई भी संबंध नहीं होता। और फोर्थ कह रहा है भाषा अनिवार्यता लिखित होती है। तो लिखित होती है ऐसा तो कहना एकदम गलत है, क्योंकि भाषा मौखिक भी होती है। फिर भाषा और बोली में कभी भी कोई भी संबंध नहीं होता है, तो ऐसा भी गलत है। लेकिन भाषा एक नियम व्यवस्था है, ये कहना जो है इसके लिए कथन सबसे सर्वोच्च होगा और सबसे सही कथन यही माना जाएगा कि भाषा जो है एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है पढ़ने का प्रारंभ होना चाहिए। तो किससे होना चाहिए, कहानियों से होना चाहिए, कविताओं से होना चाहिए, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए, वर्णमाला से होना चाहिए। तो पढ़ने का जो प्रारंभ है वो हमेशा जो है अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए कि हमको क्या चीज़ पढ़नी है और क्या चीज़ नहीं पढ़नी है। तो अगर हमारे सामने सही सामग्री होगी तो ही जो है हम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें और तभी हमारी जो है प्रारंभ भी सही होगा। ठीक है,
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है, तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए वो हम जानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल को विकास करना, ठीक है। सेकंड कह रहा है बच्चे की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। थर्ड कह रहा है बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। फोर्थ कह रहा है केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना। तो जो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में जो प्राथमिकता होनी चाहिए तो वो होनी चाहिए कि बच्चों को रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित किया जाए, ठीक है। तो बच्चे में जो रचनात्मकता है कि बच्चा भाषा के विभिन्न आयामों को समझेगा और साथ ही साथ भाषा के जरिए जो है बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं मौलिक भावनाओं को भी डेवलप कर सकते हैं कि बच्चा जो है अब जो समाज के अंदर जो भी मौलिक कर्तव्य हैं या मौलिक जो भी कार्य हैं वो सारी चीज़ों को वो भी निर्वाह कर सके। हम भाषा में ऐसा नहीं कर सकते कि भाषा में बच्चों को हम उल्ट पटांग शब्द बोलना सिखा दें, कोई गाली जैसे शब्द उनको बोलना सिखा दें, तो ये कहीं नहीं होना चाहिए। तो भाषा जो है बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को भी पोषित करती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे। तो प्रश्न आया है कि कक्षा 1 और 2 के जो बच्चे हैं इनके लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है जिसमें बहुत सारे पात्र हों, जिसमें 2 ही पात्र हों। थर्ड कह रहा है जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। और फोर्थ कह रहा है जो बहुत छोटी हो। तो आपने अगर छोटे बच्चों की किताबें देखी होंगी तो उसमें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है कि कहानी शब्दों में कम लेकिन चित्रों में ज़्यादा बनी होती है। तो इसका कारण क्या होता है कि बच्चे जो है उस समय सारे बच्चे जो है शब्दों को तो नहीं पढ़ पाते हैं लेकिन उस चित्र के माध्यम से कहानी को समझ जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं का वर्णन जो है शैली चित्रात्मक हो, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका राइट आंसर होगा। अगर आपने छोटे बच्चों की किताबें देखी होंगी तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से अपने विवेक के साथ हल कर ले जाएंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। तो कौन सा हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान। सेकेंड कह रहा है सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें। थर्ड कह रहा है उच्च स्तरीय लेखन सामग्री। और फोर्थ कह रहा है बाल साहित्य का विविध उपयोग। तो हिंदी प्रयोग के लिए विभिन्न रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन कौन सा होता है। तो बाल साहित्य का जो है विविध उपयोग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। फर्स्ट कह रहा है पाठ्य पुस्तक। सेकेंड कह रहा है उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र। थर्ड कह रहा है व्याकरणिक नियमों का स्मरण। और फोर्थ कह रहा है भाषा प्रयोग के इस अवसर। तो जहाँ पर भी जो है भाषा को सिखाने के जो अवसर बच्चों को प्रदान कर सकें वो ऑप्शन जो है बच्चे के लिए सबसे सही तरीका माना जाता है। तो इस प्रश्न का भी है फोर्थ ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा तो कैसे होती है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है सदैव समान होती है। सेकंड कह रहा है समान हो सकती है। थर्ड कह रहा है सदैव अलग होती है। फोर्थ कह रहा है सदैव टकराहट से गुजरती है। तो घर की भाषा विद्यालय में जो पढ़ाई जाने वाली भाषा होती है वो अक्सर जो है देखा गया है कि समान हो सकती है, ठीक है। अक्सर जो है वो भाषा समान हो सकती है। हम ये नहीं कह सकते कि सदैव समान होती है, ठीक है। ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं होता है और ऐसा भी नहीं होता है कि सदैव अलग हो, ठीक है। और ऐसा भी नहीं होता है कि सदैव टकराहट से गुजरती हो। अक्सर जो देखा गया है जो भाषा, घर की भाषा और विद्यालय की भाषा जो है समान होती है। आपने भी अभी तक की जितने भी स्कूलों में पढ़ाई की होगी तो आपने महसूस किया होगा कि जो जिस तरह की भाषा बोलते हैं कहीं ना कहीं उसी तरह की भाषा जो है आपको अपने विद्यालय में भी सुनने को, पढ़ने को मिलती है। अब प्रश्न है, प्रा उपसर्ग से बनने वाला शब्द समूह है। तो यहाँ पर हमारे सामने ये 4 दे रखे हैं। इसमें हमको उपसर्ग को पहचानना है जिसमें सारे शब्द जो है प्रा से बने हो। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर प्रत्येक का जो है प्रति से बनेगा और बाकी प्रभाव व प्रदेश प्रा से हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, प्रदेश, प्रभाव व प्रपत्र। ये तीनों जो हैं प्रा उपसर्ग से बने हैं और बाकी सारे में कहीं ना कहीं जो प्रा उपसर्ग है वो गायब है। जैसे यहाँ पर भी प्रत्येक में जो है प्रति उपसर्ग है, यहाँ प्रत्युत्तर में प्रति उपसर्ग है, लेकिन प्रभाव, प्रदेश और प्रपत्र में यहाँ कहीं पर भी ऐसा उपसर्ग नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उपसर्ग जो है वो है प्रा। यहाँ पर भी प्रा और यहाँ पर भी प्रा। तो ये सारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा।
तो आपका स्कोर क्या रहा इन 16 प्रश्नों में? मैं उम्मीद करता हूं कि आपका स्कोर कम से कम 15 तो होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत ही सरल क्विज थी। तो आपका स्कोर जितना भी रहा हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ आप अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर सकते हैं। और आपका जो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन को भी आप दबा दें ताकि आप वीडियोस हमारी पा सकें। और साथ ही साथ अगर आपको उसकी PDF चाहिए है तो वो आप हमारे चैनल का जो नाम है आप वही टेलीग्राम पर टाइप करें, आपको वहाँ पर जो है PDF मिल जाएगी। तो अब मैं चलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।